ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जो भौगोलिक संकेतक है। यही देश की विरासत है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस भारत भूमि की, जिसके लिए भारत भूमि हजारों हजार साल से पूरी दुनिया में काशी के शिल्पकारों के लिए, बुनकरों के लिए तो काम किया ही, साथ साथ आपने भूमिहीन लोगों के लिए बहुत काम किया, भूमिहीन कृषकों और किसानों के। हम एक समाजसेवी हैं, लेकिन उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा यह है कि आने वाले समय में एक वर्ष के अंदर लगभग 100 ट्राइबल उत्पादों को जीआई फाइल करने का हमारा लक्ष्य है। यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरे मनोयोग से काम कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पद्मश्री सम्मान कार्यक्रम। तो आज की इस कड़ी में हम मिल रहे हैं एक विशेष अतिथि से जो सीधे सारनाथ से हमसे जुड़ रहे हैं और सारनाथ पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीआई टैग को लेकर उन्होंने किस तरह का काम किया है और पद्मश्री सम्मान का उनका सफ़र कैसे पूरा हुआ है। कहते हैं इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इस धरती पर अवतरण केवल सिर्फ इसलिए होता है कि वो लोगों के परोपकार और कल्याण का काम कर सकें। शायद डॉक्टर रजनीकांत जी का भी जन्म इसलिए हुआ कि वो लोगों को परोपकार कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। पिछले 2-3 दशकों से भी ज़्यादा महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इनके विशेष योगदान के लिए सरकार ने इनको पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। और इस विशेष श्रृंखला में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रजनीकांत जी से, उनकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे और जीआई टैग के बारे में भी जानेंगे और आप तक बहुत सारी जानकारियों को पहुंचाएंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपने शिल्पकारों के लिए, बुनकरों के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत काम किया है और जीआई की चर्चा कर रहे हैं और आपने इसके लिए विशेष उपलब्धियां हासिल की है। जीआई टैग क्या है और सबसे पहले तो ये सवाल कि जीआई टैग है क्या, क्यों ज़रूरी है और शिल्पकारों के लिए और ख़ास तौर से वैसे तबके के लोगों के लिए जो पिछड़े हैं समाज से और आर्थिक रूप से वंचित हैं, उनके लिए ही क्यों? देखिए, जब हम जीआई शब्द का प्रयोग करते हैं या जीआई टैग बोलते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो भौगोलिक संकेतक है। यही देश की विरासत है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस भारत भूमि की, जिसके लिए भारत भूमि हजारों हजार साल से पूरी दुनिया में अपनी ख्याति को बिखेरे हुए है और आज भी वो सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया में फैल रही है। अब कोई उत्पाद किसी भूभाग का जब होता है, जैसे मैं एक उदाहरण दें आपको, बनारस की साड़ी। अब काशी आने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमको साड़ी चाहिए, वो कहता है कि हमको बनारसी साड़ी चाहिए, या मेटल रिपोजी क्राफ्ट चाहिए, मिर्जापुर की दरी चाहिए, भदोही की कारपेट चाहिए, लखनऊ का चिकन चाहिए, या बनारस के लकड़ी खिलौने चाहिए, या बनारस की गुलाबी मीनाकारी चाहिए। तो ये उत्पाद उस नाम के, या मिर्जापुर का आदमचीनी चावल, या रामनगर के भंटे की बात है, या बनारस के लंगड़ाम की बात है, ये चीज़ें उससे, या मलिहाबाद का दशहरी है, या मुजफ्फरनगर का गुड़ है, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ उत्पाद है। और ये हजारों साल से ये वहाँ के शिल्पी, बुनकर, किसान, उत्पादक, महिलाएं उसको संरक्षण करके आगे बढ़ा रही हैं। वो बचा हुआ तभी तो आज है। बिल्कुल। तो ये किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, बौद्धिक संपदा अधिकार में, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हैं। लेकिन जीआई जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इज ए कम्युनिटी प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन जीआई और पेटेंट को आप कैसे अलग मानते हैं? हमने कहा कि जीआई समुदाय की संपत्ति है। बनारस साड़ी किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। किसी डिजाइन को कोई डिजाइन के अंतर्गत में रजिस्टर करा सकता है। आपके आविष्कार को आप पेटेंट में रजिस्टर करा सकते हैं। मेडिसिन जो तमाम निकलती है आप उसका पेटेंट करा सकते हैं, वो आपका सीक्रेट फार्मूला है। किताब लिखते हैं तो वो कॉपीराइट करा सकते हैं। ये व्यक्तिगत संपत्ति है। लेकिन
बनासी लंगड़ा किसकी संपत्ति है? सभी किसानों की। और वो किसान जो उस भूभाग में उसको पैदा कर रहा है। तो बड़ा स्पष्ट है कि जीआई क्रिएट नहीं किया जा सकता है, जीआई एग्जिस्ट कर रहा है, जीआई है पहले से। जैसे आदम चीनी चावल की बात करते हैं, आदम चीनी चावल सैकड़ों साल से, जैसे उसका नाम आदम चीनी, वो एकदम चीनी के दाने की तरह चावल होता है, बहुत सुगंधित चावल है और सैकड़ों साल से है, तो उसके विरासत है। या बिहार का कतरनी चावल है, अब वो तो उसकी अपनी सुगंध के लिए अपने, ये जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही जीआई है। और ये समुदाय की संपत्ति होने के साथ साथ यही विरासत में इसलिए काउंट होता है क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो कोई भी आदमी कहीं भी बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, लेकिन जीआई तो कोई बना नहीं सकता है। इसलिए इस पे काम करने की इस पे काम करने की जरूरत है और काम बहुत तेजी से इस पे हो रहा है। मैंने सुना है आपने कई मंचों से और कई जगहों पे ये बात कही है कि आपने काशी के शिल्पकारों के लिए, बुनकरों के लिए तो काम किया ही, साथ साथ आपने भूमिहीन लोगों के लिए बहुत काम किया, भूमिहीन कृषकों और किसानों के लिए के जीवन को संवारना आपके जीवन का मकसद बना। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जुड़ाव ऐसे लोगों से कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या कोई विशेष आग्रह रहा उनको लेकर? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के दौरान और बाद में पोस्ट डॉक्टरल में गंगा वाटर पोल्यूशन पे चूंकि हमने काम किया था, तो गंगा के किनारे के जो गांव थे वहाँ पे हमारा विजिट होता था, आना जाना होता था, सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर में हमारा पूरा वर्क था। उस समय जब चर्चाएं होती थी लोगों के साथ में, तो उस समय ये एक महिला ने एक सवाल किया कि हमने गांव के एक व्यक्ति से 200 रुपया लोन लिया है, कर्जा लिया है, और एक वर्ष में हमने 240 रुपये ब्याज दे दिया, 200 रुपये मूलधन बाकी है। तो उसने पूछा था हमसे कि पोल्यूशन है कि नहीं है, प्रदूषण है कि नहीं है, और उस बात का हम जवाब नहीं दे पाए उस दिन। लेकिन 15 दिन बाद वापस जब हम फिर पहुंचे तो हमने उससे कहा कि ये प्रदूषण है और ये सामाजिक प्रदूषण है। तो उसने कहा कि इससे कौन मुक्त कराएगा? आप तो गंगा वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, गंगा जल प्रदूषण की बात करते हैं, इस प्रदूषण से कौन मुक्त कराएगा? और हमें लगता है कि शायद जीवन का वो एक टर्निंग पॉइंट था। और जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, भूमिहीन महिला है, वो जो महिला हमसे बात करी थी, पूछी थी सवाल, वो भूमिहीन थी, वो एक दलित परिवार की महिला थी। हमें लग रहा है कि शायद एक पूरा वातावरण बनना शुरू हुआ। और हम चूंकि महामना मदन मोहन मालवीय जी के कैंपस के विद्यार्थी थे और उनके यहाँ से और उस कैंपस से बड़ा हमारा 2 पीढ़ियों का, 3 पीढ़ियों का नाता रहा, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी वहीं से स्नातक की ग्रेजुएशन की शिक्षा एग्रीकल्चर में लिया था, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। हमारे परिवार के तमाम लोगों ने वहाँ शिक्षा लिया था। तो वो जब वातावरण बनने लगा तो हमें लगा कि शायद आने वाले समय में वाटर पोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल पोल्यूशन को रिमूव करना है। सामाजिक प्रदूषण को दूर करने की जो जिम्मेदारी वहाँ शुरू हुई, तो उसमें हम इसमें आ गए और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एक छोटी सी संस्था का गठन हुआ 1991 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे साथियों ने मिलकर के उसको बनाया और 93 आते आते हम पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय से मुक्त होकर के और इस क्षेत्र में चले आए। और वहीं से, उसी गांव से हमने भूमिहीन महिलाओं को महाजन के चंगुल से मुक्त कराने का हमने अभियान शुरू किया और बाद में उनको आजीविका से जोड़ने का काम शुरू किया। बचत ऋण समूह की एक परिकल्पना को लेकर के हम शुरू किए और वह बचत ऋण समूह आज की तारीख में स्वयं सहायता समूह के रूप में अपने स्वयं महिला समूह पूरे देश के अंदर में फलीभूत हो रहा है। और वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। तो ये कोशिश थी कि भूमिहीन महिलाओं के साथ में उनको कैसे चंगुल से निकालना है। ये मान के चले कि जिस तरह के विश्वविद्यालय में आपने अपना अध्ययन किया, जिस तरह का एक पावन माहौल रहा, वहाँ उस चेतना से आप निकले और आप प्रखर रूप में आप लोगों से जोड़ते रहे, क्योंकि समाज सेवा कहीं ना कहीं एक कोर वैल्यू के रूप में आपकी कॉन्शियस में रहा और आपने उसको बाद में फलीभूत किया और फिर उससे जुड़े। तो ये मान के चले कि छात्र जीवन में और एक पारंपरिक माहौल रहा घर में भी इस वजह से। एक चीज़ और है कि आप अपने बौद्धिक संरक्षण संपदा का जो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं या कानून के संरक्षण के जरिए लोगों को जीआई के महत्व को बता रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? मतलब एक आम भाषा में अगर हम बात करें, एक कॉमन मैन बात करें, तो जीआई उसके समझ से परे है। एक किसान नहीं समझ सकता, जो छोटा किसान है, जो गाँव से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें, एक आम सरोकार की बात करें, तो जीआई उसके लिए क्यों फ़ायदेमंद है? देखिए, हमने कहा ना कि जीआई
इस देश की आत्मा है। जीआई भारत के सोने की चिड़िया है, जिसको लूटने के लिए हजारों साल से आक्रांता बार बार यहाँ पे आते रहे, और लेकिन वो सोने की चिड़िया को लूट नहीं पाए। वो किसी न किसी रूप में किसानों के बीच, शिल्पियों के बीच, बुनकरों के बीच, कारीगरों के बीच वो जुड़ा रहा, उनके मस्तिष्क में रहा। जैसे वेद को कोई समाप्त नहीं कर पाया, और वेद को कहा गया श्रुति, वो सुनकर के आगे बढ़ा, और इन आक्रांताओं के बाद भी कोई वैदिक ज्ञान नष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो मस्तिष्क के अंदर में गुरु शिष्य की परंपरा में गुरुकुल से आगे बढ़ता गया। एकदम वही चीज है जीआई के क्षेत्र में भी। बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी साड़ियाँ बना रहा है, वस्त्र बना रहे हैं। अब हम जब बात करें, आप देखिए रामायण के आप कालखंड में देखिए तो वलकल के वस्त्रों की बात की गई है जिसको धारण करना है, सूती वस्त्रों की बात की गई है, पीताम्बरी नीलाम्बरी जैसे वस्त्रों की बात की गई है, आभूषणों की बात की गई जो मेटल रिपोजी क्राफ्ट आज के कसेरा समुदाय के लोग बनाते हैं, खेलने के लिए लकड़ी के खिलौनों की बात की जाती रही है, जंगल अथवा में बम्बू की बात की जाती रही है। तो ये जितनी, या किसान की बात करें तो प्राचीन समय में लाल रंग का चावल होता रहा, आज भी जो है वो अब उसको रेड राइस कहते हैं, अब उसको ब्राउन राइस कहते हैं। और कोविड के काल में तो भारतीय मसालों को, हल्दी को, नीम को, तुलसी को, अदरक को और मोटे अनाज को, सावा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ, बाजरा, ये पूरी दुनिया में गया। बिल्कुल। उसका नतीजा ये था कि जब वैज्ञानिक कहने लगे, डॉक्टर कहने लगे कि मोटे अनाज की बात है, हम लोग जिस वर्ष में बैठे हैं, हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मिलेट ईयर में, ग्लोबल। अब आप सोचिए कि नींबू तक यहाँ से दुनिया के बाजार में गया। चिरेगांव का करौंदा महंगे दाम में बिका। उसका कारण था कि ये उत्पाद परंपरागत रूप से किसानों ने बचाया, शिल्पियों ने। अब जैसे सावा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ या गहत है, कुलथ की दाल है, तो ये जो चीजें रही जो पहाड़ में औषधि का काम करती हैं, तो ये जो, या हम मेघालय की बात करें तो लाकाडंग टर्मरिक की बात करते हैं, या आसाम में करबी अलांग की हम जिंजर की बात करते हैं, जिसमें जिंजरोला सबसे अधिक है। वो लाकाडंग टर्मरिक में जो इनका टर्मरिक का जो कंपोजिशन वो सबसे अधिक उसमें होता पाया जाता है। ये औषधि है। इस औषधि को, इस भारत की आत्मा को इन लोगों ने बचा के रखा है, और इसी को बचा करके कानूनी संरक्षण देना, यही जीआई है। और अगर हम इसको कानून में संरक्षण दे करके नहीं बचा पाते तो हम लोग के सामने एक उदाहरण रहा है कि कैसे दूसरे देश के लोग नीम को, हल्दी को, तुलसी को, बासमती को अपने नियंत्रण में लग गए। बाद में सरकार को संघर्ष करना पड़ा, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि पुरानी सरकारें सोती रही, उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो बासमती जैसा उत्पाद अमेरिका के उसमें टैक्स मत और दुनिया भर के ब्रांड में कैसे चला जाता है। लेकिन यही है जो जीआई है, वही आत्मनिर्भर है, और वही आत्मनिर्भर भारत है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल से ग्लोबल, ये जीआई इज लीगल लोकल। हम दर्शकों को आपको बताना चाहते हैं कि जीआई कानूनी रूप से लोकल है। जब आप यूरोप के बाजार में, यूएस के बाजार में, गल्फ कंट्रीज में अपने उत्पाद को लेके जाएंगे तो पूछेगा कि ये कांगड़ा की चाय, या आप दार्जिलिंग की चाय, या दूसरा बेरीनाग की चाय, उत्तराखंड में, चाइना के बॉर्डर के पास में, जिसका 200 वर्ष पुराना का इतिहास उत्तराखंड में, या उत्तराखंड का झिंगोरा, या वहां का मुशियारी का राजमा। ये पूछेगा कि साहब ये लोकल कहाँ है, कैसे इस पर लीगल, ये कैसे माने इसको लोकल है। जीआई लोकल होने की गारंटी देता है, वही गारंटी। तो आम बोलचाल में जो किसान के, शिल्पी के उत्पाद हैं, बुनकर के उत्पाद हैं, हम मिठाइयों की बात करें तो इससे बुनकरों और किसानों को, और जो छोटे मंझोले किसान हैं उनको फायदा कैसे? देखिए फायदा ये है, लाभ कैसे? हम अब उसी पर आ रहे हैं। हम एक उदाहरण आपको दें, बनारस की गुलाबी मीनाकारी और निजामाबाद आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, या यहाँ का मेटल रिपोजी क्राफ्ट, जिसका श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर उसी से बना हुआ है। इम्बोस करके बनाते कसेरा समुदाय के लोग, और उसको खाल उभाड़ का काम बोलते हैं। ये क्राफ्ट खत्म हो रहा था, या आदमचीनी चावल ये समाप्त हो रहा था। तो ये हुआ कि प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, जीआई क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। अब गुलाबी मीनाकारी को जब हमने जीआई फाइल किया तो उस समय यहाँ पे मुश्किल से 12, 15, 18 कारीगर थे
गुलाबी मीनाकारी का जीआई हुआ। और हमें कहने में गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जीआई के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो हैंडीक्राफ्ट के, हैंडलूम के, पूरी दुनिया में जब वो किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो उन्हीं को वो मोमेंटो देते हैं, या यहाँ भी कोई आता है भारत में तो वो उसको उसी से उसको सम्मानित और बताते हैं ट्वीट करके कि इस जगह का ये सामान हमने उनको दिया। अब जब ये प्रमोशन शुरू हुआ तो मांग बढ़ी और सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पहल करना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि अचानक से लोगों को लगा कि सब गुलाबी मीनाकारी है क्या। अब पहले वो काशी में भी रहने वाले बहुत से लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, राजनेताओं को मालूम था गुलाबी मीनाकारी क्या है। अब जब जगह जगह पे मेला, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, मोमेंटो, सोवेनियर दिए जाने लगे तब लगा कि गुलाबी मीनाकारी। आज की तारीख में बनारस में लगभग 20 करोड़ का कारोबार गुलाबी मीनाकारी का हो रहा है और 300 से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सब संभव हुआ है जीआई टैग। स्वाभाविक सी बात है, महिलाएं कभी गुलाबी मीना नहीं बनाती थी। आज की तारीख में कम से कम 25 से 30 लड़कियां और महिलाएं गुलाबी मीनाकारी बना रही हैं और डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं लोग। मेटल रिपोजी क्राफ्ट की यही स्थिति है कि लोग कहते थे साहब काशी में तो रिपोजी क्राफ्ट का काम खत्म हो गया। काशी के शिल्पियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, तरन तारण के वो गुरुद्वारे में, श्रवण बेलगोला के जैन मंदिर में या भारत के तमाम मंदिरों में जाकर के खालू पहाड़ का काम किया, चाहे शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में ही काम करना क्यों ना हो या शनि सिंगणापुर में काम करना हो। और युवा पीढ़ी जो इस काम को छोड़ के जा रही थी, आपने पूछा ना फायदा क्या हुआ। लकड़ी का खिलौना हो या हाथी के अंदर हाथी बनाने वाला सॉफ्ट स्टोन जाली क्राफ्ट हो या मिट्टी में काम करने वाला निजामाबाद का ब्लैक पार्टी का कारीगर हो, 800 से 1500 रुपया रोज पे अब वो कारीगर उपलब्ध हैं। अच्छा। जो कारीगर 100 रुपये 150 रुपये के लिए भटकते थे, आज की तारीख में लकड़ी के खिलौने में आपको 800 रुपये से नीचे कोई कारीगर नहीं मिलने वाला है। लेकिन बीच में एक सवाल ये भी आता है ना कि बिचौलिए भी हैं जो उनका दमन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। क्या ये चेन टूटनी चाहिए? मैं आपको बताऊं कि इधर करीब 8 वर्षों, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो बिचौलियों की चेन है, दूसरा एक और शब्द मार्केटिंग का चैनल है। तो हम सिर्फ बिचौलिया शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं, एक मार्केटिंग चैनल भी है। जैसे एक शिल्पी घर में बैठ करके और मिट्टी की एक मूर्ति बना रहा है जी। उसको बाजार उपलब्ध कराना है, तो बाजार उपलब्ध कराना है तो उसमें एक ट्रेड से जुड़ा हुआ व्यक्ति इन्वॉल्व है। अब इस सरकार ने क्या किया कि कहा कि हम सीधे शिल्पी को भी हम बाजार उपलब्ध कराएंगे, उसको मेला में भेजेंगे, प्रदर्शनी में भेजेंगे, एग्जीबिशन में जाएगा और वो अपने सामान को एक तो सीधे बेचेगा। दूसरा, शिल्पियों के बीच से मास्टर आर्टिजन डेवलप होंगे, मास्टर बुनकर डेवलप होंगे, किसान डेवलप होंगे। क्योंकि खेती, अब जैसे किसी ने 100 नींबू उसके पास पेड़ है, तो उसने 100 नींबू हमने महिलाओं के साथ में यही किया जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। फूल में, सब्जी में वो माला बनाती, कोई महिला 10 माला बनाई, कोई माला 20 महिला बनाई, उसमें से एक महिला या उसका पति उस 200 माला को लेकर मंडी में जाता है और जिसका जो मूल्य निर्धारित है वो उसको देता है और उसका अपना जो पारिश्रमिक लगता है वो खुद समूह के लोग उसको दे देते हैं। करौंदे का खेत से तोड़ना, अब खेत से तोड़ा उसने, 2 किलो करौंदा तोड़ा, 2 किलो करौंदे की तोड़ने की उसको मजदूरी मिल गई। लेकिन अब करौंदे को इकट्ठा करके मंडी तक पहुंचाना, अभी तो सरकार के प्रयास से मंडी किसान के पास पहुंच रही है। तो आपने जो कहा ना फायदा कैसे होता है, तो ये पूरा फायदा। और दूसरे, मोदी जी के आने के बाद तो उनको सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि अब तो बुनकरों के बच्चे साड़ी की फोटो खींचते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे या तमाम सोशल मीडिया के चैनल पे डाल देते हैं और लोगों को भेज देते हैं। और ये मैं बताऊं कि बड़ा सहायक हुआ कोविड के समय में। कोविड के समय में जब पूरी दुनिया रुक गई थी, तब सोशल मीडिया, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि काशी रुकी नहीं, लोग घरों में बंद तो जरूर थे, लेकिन बुनकर अपना साड़ी बिन रहा था, शिल्पी अपना सामान बना रहा था, लकड़ी का खिलौना वाला लकड़ी खिलौना बना रहा था, दरी वाला दरी भी कर रहा था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि और बीच में जब शादियां सरकार ने थोड़ी छूट दिया तो उन्होंने शादियां व्हाट्सएप के माध्यम से साड़ियों को, दूसरे सामान को बेचना शुरू किया। जो कोविड का प्रकोप खत्म हुआ, बाजार में जो तेजी आई
तो अगर वो सामान इकट्ठा नहीं करके रखते तो वो डिमांड नहीं पूरी कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ। तो यही एक एडवांटेज है कि मजदूरी बढ़ना और अधिक अवसर मिलना, बाजार से डिमांड आना। मैं बताऊं कि बनारस में आज की तारीख में हैंडलूम की साड़ियों की, जीआई टैग साड़ियों की इतनी डिमांड है कि बुनकर नहीं मिल रहा है। लेकिन वो आम आदमी की पहुंच से बाहर भी है। नहीं, आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं है, आम आदमी की पहुंच में है। लेकिन ट्रेडर कुछ क्या करते हैं, सवाल वही है कि सबसे वो मशीन की चीजों को हैंडलूम करके बेच देते हैं, जीआई करके बेच देते हैं। तो इससे ग्राहक ठगा जाता है। सरकार ने उस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर लिया है। अभी जीआई टैग लगाने की बात हो रही है, उस पर क्यूआर कोड लगाने की बात हो रही है। आप अपने मोबाइल से उसके स्कैन कर सकती हैं। अब अल्फांसो मैंगो अगर मुंबई से रत्नागिरी का पूरी दुनिया में अगर जा रहा है तो क्यूआर कोड उस पर लगा हुआ है। उसी तरह से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे भी राज्यों में जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, नाबार्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे ये प्रयास कर रहे हैं, या फूड डिपार्टमेंट कि फूड प्रोडक्ट अगर जा रहा है। अब जैसे बनारस की तिरंगी बर्फी, अब वो जीआई के लिए फाइल हो चुका है, यहाँ की ठंडई जीआई के लिए फाइल हो चुकी है। और अब ये जब दुनिया के बाजार में पहुंचेगी, दुनिया के बाजार में अब जब ये पहुंचेगी तो जीआई टैग के साथ पहुंचेगी, क्यूआर कोड के साथ पहुंचेगी, तो उपभोक्ता को तिरंगी बर्फी गारंटी के साथ जेन्युइन प्रोडक्ट को वहां पे उसको मिलेगा। सो जीआई समथिंग कि आपको वो जो प्रोडक्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी देता है, राइट? जीआई ऑथेंटिसिटी देता है, जीआई क्वालिटी की बात करता है, और जीआई इस बात की गारंटी देता है कि सोर्स ऑफ ओरिजिन वो कहाँ से है। अच्छा, एक सवाल और बनाने वाला कौन है। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम उत्पादों के जीआई टैग से जोड़ने की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा ये जहन में आता है कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजातीय इलाके में आते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिनका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, और जीआई हमेशा लिखित की बात करता है, साक्ष्यों की बात करता है, उसे जोड़ने की बात करता है। अब सवाल ये है, चुनौतीपूर्ण स्थिति तब आती है कि आप मौखिक साक्ष्यों के आधार पे जीआई टैग को कैसे जोड़ेंगे और उत्पादों को कैसे नहीं, असल में हमें लग रहा है कि अभी जीआई और उसके जो प्रारूप हैं, जो कानून है जी, उसको लेकर के बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि बड़े बड़े आईपी अटॉर्नीज को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो लिप्त हैं दूसरे और पेटेंट और ट्रेडमार्क कॉपीराइट में। जीआई के एक्ट में एकदम क्लियर कट प्रोविजन है कि एनी पर्सन हु इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट कैन बी ए फैसिलिटेटर फॉर द कम्युनिटी। तो जनजाति की जो आपने बात कहा, जीआई सिर्फ लिखित की बात नहीं करता है। जीआई तो लोकोक्तियों में, श्रुतियों में, गाने में, कहावत में, गीत में अगर कोई चीज प्राचीन समय से गाई जा रही है, जीआई उसको प्रमाणिक मानता है। तो फर्ज करें कि हमारे यहाँ एक सोहर है, सोहर एक गीत की विधा है, तो क्या उसे जीआई के लिए नहीं, सोहर को जीआई नहीं मिलेगा। देखिए, जीआई परफॉर्मिंग आर्ट को नहीं मिलता है, जीआई प्रोडक्ट को मिलता है, गुड्स को मिलता है। वही देखिए, लेकिन अगर सोहर में, लेकिन इसकी अपनी एक परंपरा रही है। सोहर में आदम चीनी चावल की बात की गई है, तो आदम चीनी चावल की बात अगर की गई है कि बहू आती है और सास उसकी कहती है कि चावल बनाने के लिए, तो बहू उत्तर देती है गा करके कि चावल तो आदम चीनी बने। इसका मतलब है कि उसने बचपन से आदम चीनी को देखा है, खाया है, उसका जो मायका रहा है, और वो ससुराल में जहाँ पहुंची है वो ऐसा इलाका है जहाँ आदम चीनी चावल नहीं होता है, वो मोटा चावल होता है वहाँ पे। तो वो जब कहती है तो उसका उत्तर वो देती है। ये प्रमाणिक दस्तावेज है। और अगर कहीं सोहर में, अब जैसे हम दूसरा उदाहरण आपको दें कि अभी बहुत अच्छा उदाहरण है कालपी का। कालपी एक ऐतिहासिक भूमि है, वो पूरा इलाका बुंदेलखंड अलाउद्दीन का इलाका रहा है। पृथ्वीराज रासो में उसका जिक्र किया गया है। कालपी में हैंडमेड कागज को जीआई फाइल किया गया है और वो फाइनल स्टेज पर है। अब उसमें 2 उदाहरण दिए गए हमारे द्वारा। बाकी दस्तावेज तो मिले हैं जिसमें कि गांधी जी ने भी वहां के एक समाजसेवी को पत्र लिखा है कि कागज को बचाना है। कालपी में कागजीपुरा एक गांव है, अच्छा, वो कागजीपुरा मोहल्ला ही है पूरा, वो प्रमाण है। लेकिन आल्हा उदल के समय में और चंद्रबरदाई के जो रास में लिखा हुआ है कि
पृथ्वीराज को जब संदेश जाना है तो संदेश में लिखा हुआ है कि कालपी का कागज मंगवाओ। अच्छा। आल्हा में गाया गया तो ये उसको। कहीं ना कहीं इतिहास ये आप सोचिए कि उसने लिखा है कि कालपी का कागज, वो उसी बुंदेलखंडी भाषा में जो आल्हा गाया जा रहा है। ये अब वो हमने प्रमाण में लगाया। बनारस में जब हमने लकड़ी के खिलौने को फाइल किया जीआई, तो उसमें सिन्होरा की बात है जो उसका लोगो जो भी विवाह में प्रयोग होता है। अब सिन्होरा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के 16वीं शताब्दी के महाकाव्य में लिखा हुआ है। मतलब हमें प्रामाणिकता चाहिए, ऐतिहासिक प्रमाणिकता चाहिए। प्रामाणिकता अब वहाँ सिन्होरा भी है, वहाँ सुग्गा भी लिखा हुआ है। अब शादी के मंडप में आप जाइए तो देखिए वो सिन्होरा भी वहाँ होता है और सुग्गा भी होता है। मेरा एक और सवाल है, जैसे कुछ एक प्रदेश ऐसे हैं पूर्वांचल की अगर हम बात करें, वहाँ कोहबर एक प्रथा है, हाँ, कोहबर है। तो क्या उसको जीआई से जोड़ने की कवायद की हम जाए? आपको बहुत अच्छी जानकारी दे दें जी कि झारखंड में जी। झारखंड से कोहबर पेंटिंग को अच्छा, जीआई मिल गया। क्या बात है। उसको कहा गया सोरही और कोहबर पेंटिंग, जीआई मिल गया, जीआई ग्रांट हो गया। और वो झारखंड का पहला जीआई उत्पाद है, झारखंड का पहला जीआई उत्पाद है। इसीलिए जब वहां के विशेषज्ञों ने कहा साहब सोरही पेंटिंग, तो विशेषज्ञों ने कहा कि नहीं सोरही कोहबर ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। तो वो उसको जो है, और अभी गोंड चित्रकारी को, गोंड पेंटिंग को जीआई मिलने जा रहा है। बसोहली की पेंटिंग कठुआ में, वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बसोहली जगह, उसको जीआई मिलने जा रहा है। तो ये परंपरागत पेंटिंग्स जो है, अब गोंड पेंटिंग तो जो मध्य प्रदेश का या गोंडवाना का जो पूरा इलाका है वो बनाते रहे। और वो गोंड पेंटिंग आज की तारीख में जापान में, कोरिया में, दूसरे देशों में इतनी मशहूर है कि शिल्पी पेंटिंग बनाने वाले 5-5, 6-6 महीना वहां जाके रहते हैं। अच्छा। पूरे उनके खर्चे पे, और बड़े बड़े होटलों की दीवारों के ऊपर में वो पेंटिंग बनाई जा रही है। और दुनिया के लोग उन महंगे होटलों में जाकर के वो सेल्फी पॉइंट उनका हो गया। तो ये जो भारत की विरासत है, जो आपने कहा ना कि ट्राइबल आदिवासी समुदाय में, हम आपको बताएं कि अभी अरुणाचल प्रदेश से हमने 15 जीआई फाइल किया है। क्या बात, मतलब द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा गया। अरुणाचल प्रदेश में 27 ट्राइब्स हैं और 72 सब ट्राइब हैं। 15 जीआई नाबार्ड के सपोर्ट से वहां पे फाइल हुआ। इस देश के अंदर में हमने 158 जीआई फाइल किए हैं 18 राज्य में। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एक जीआई ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आप कर क्या रहे हैं, आपकी भूमिका क्या है और लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं? काश्तकार हो, शिल्पकार हो, बुनकर हो, आपसे कैसे संपर्क साधते हैं और ये पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे उनको फिर जीआई दिलवाने की कवायद शुरू होती है? मतलब आपकी भूमिका क्या है? हमने कहा ना कि 32 वर्ष पहले जब इस समाज जीवन में आए जी, लेकिन उसके पहले से कला के प्रति, शिल्प के प्रति, संगीत के प्रति, नृत्य के प्रति हमारा रुझान बचपन से रहा। और वो हमें हमारे ननिहाल पक्ष से मिला। और आपका ननिहाल? हमारा ननिहाल मिर्जापुर जनपद में अदलहाट के पास शेरवा गांव है। जी जी। और उस शेरवा गांव वो हमारा ननिहाल है। हमारे बड़े नाना जी लगभग 12 वर्ष तक वो एमएलए रहे चुनार से। ननिहाल में हमारे संगीत का, जो हमारे बड़े मामा जी थे, तो उनका संगीत के प्रति और बहुत रुझान था। वो बड़ा अच्छा भजन गाते थे। तो होता है कि ननिहाल के प्रति लगाव होता है, और ननिहाल के प्रति हमारा बहुत लगाव रहा। तो हमने बचपन में बहुत आदमचीनी चावल खाया। हमने बचपन में मिर्जापुर का पतला वो गुड़ वहाँ पे बनता था, वो गुड़ का बहुत अच्छा इलाका है। विंध्य पर्वतमाला के नीचे बसा हुआ शेरवा गांव है। जैसे जो हमारा गांव है वो गंगा जी के किनारे है, जलालपुर माफी, चुनार के पास। और चुनार के किले से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है, एकदम गंगा जी के किनारे। ननिहाल हमारा विंध्य पर्वतमाला के नीचे है। और वो धान की बहुत बड़ी बेल्ट है, जिसको धान का कटोरा कहा गया, केरा भुइली परगना। तो जो भुइली परगना है वो धान के लिए बड़ा मशहूर रहा है, लेकिन गन्ने के लिए भी मशहूर रहा है। तो वो हम लोगों ने बचपन में बड़ा आदमचीनी खाया। और तो वो एक जो लगाव है, तो वो जब हम इस क्षेत्र में आए काम करने के लिए, और जब हमने फील्ड में देखा कि हैंडलूम की संख्या कम हो रही है, पावरलूम बढ़ रहा है। सवाल तो बहुत बड़ा है कि आप चूंकि एक शिक्षक परिवार से आते हैं, परिवार में तमाम लोग शिक्षाविद रहे, पिताजी रहे, एक अच्छा माहौल रहा, आपने स्वयं पीएचडी किया है, तो एक एकेडमी से यानी अकादमी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसे इन सब चीज़ों से जुड़ा, वो थोड़ा जुड़ाव? लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो जुड़ाव समाज के प्रति हमने, चूँकि सबसे बड़ी संतान होने के नाते 6 भाई बहनों में पिताजी के बहुत करीब रहे,
और ग्रेजुएशन तक उनके साथ में ही रहे जिस कॉलेज में थे वो। तो हमने उनके पूरे जीवन को देखा और जो वो प्रिंसिपल जरूर थे, वो हमेशा कहते थे कि मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक होते हुए उनके अंदर जो सेवा भाव था जी। मतलब हमारे यहाँ उस कॉलेज के अंदर में प्यून की व्यवस्था में, प्रिंसिपल की व्यवस्था में पद 2 हो सकते हैं, लेकिन बाकी सामान्य व्यवहार में, विचार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता था। और वो कैसे क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़े हुए थे, तो वो चीज़ें हमको बचपन से प्रभावित करती रही। बाबा जी हमारे चूंकि वो किसान थे, तो हम भी गर्मी की छुट्टियों में जब हम आते थे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा हमारी रुचि होती थी और किसानी में हमारी, हम जब ननिहाल जाते तो वहाँ भी किसानी का एक पूरा काम होता रहा, तो वहाँ भी हमारी रुचि रहती थी। तो एक तो वो चीज़ें जुड़ी रही। दूसरा, जब हम काशी आए यहाँ पे, तो हमें आने के बाद में मालूम हुआ कि काशी शिक्षा के साथ साथ शिल्प का बहुत बड़ा केंद्र है, और ये जितना ही धर्म और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ये व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। चाणक्य के समय में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है कि काशी से कैसे बड़े पैमाने पे व्यापार का काम होता था, और वो चाहे मगध से जुड़ करके ये पूरा इलाका रहा हो या तक्षशिला तक की जो चीज़ें रही हो, क्योंकि जो अखंड भारत था जी। उसमें वो जो पूरा पर्शिया का, अफगानिस्तान का या बर्मा से लेकर के जो सारे जो अखंड भारत था जी। उसमें ये बहुत बड़ा योगदान था। और मतलब इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। इसके तो इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि आज भी दुनिया के बड़े म्यूजियम्स में काशी से लूट के ले गई वस्तुएं इन समूहों ने रखा हुआ है। हम इसलिए लूट का शब्द प्रयोग करते हैं कि वो कहीं प्रेम से नहीं लेके गए थे, या तो आक्रांता लेकर के गए, उन्होंने बेचा दुनिया के बाजार में, या बाद में ब्रिटिशर्स भी आए तो उन्होंने भी क्या था वो लूट के ही एक लेकर के गए और औने पौने दाम में। तो आज भी वो उपलब्ध है। वो बात अलग, एक म्यूजियम लिखा हुआ है कि हाँ साहब ये काशी का उत्पाद है, तो हम लोग को भी साक्ष्य उसके मिलते रहते हैं। तो हम ये मान के चलें कि काशी के बुनकर और शिल्पकार समृद्ध हो रहे हैं। काशी में मैं बताऊं आपको कि काशी में तो एक शब्द जिसे प्रयोग किया जाता है कि कायाकल्प हुआ, हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे कायाकल्प होता है। हमें लग रहा है कि शायद 256 वर्ष पूर्व महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो देवी के रूप में काशी आई और उन्होंने यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार कराया, और 256 वर्ष बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और उन्होंने वो भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, तो ये जो लिंक है हमें लग रहा है कि यही कायाकल्प है। और नहीं तो यहाँ तो हमने कहा ना कि आप मतलब बुनकर करगे बंद कर रहे थे, शिल्पी अपने टूल्स को रख रहे थे, बिल्कुल, जो चित्रकार अपनी कुटीर उद्योग बंद हो रहा चित्रकार अपनी पेंटिंग और कूंची को रखता था। जैसे बनारस की म्यूरल पेंटिंग है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, बनारस की म्यूरल पेंटिंग। दीवारों के ऊपर में शादी विवाह के समय में जो चित्र बनाए जाते थे, आज भी काशी के पक्के महल में आप जाएंगे तो वो जो चित्र बनाने की परंपरा है, कहीं शहनाई बना हुआ है, कहीं हिरन बने हुए हैं, कहीं केले के पेड़ बने हुए हैं, ये विरासत रही है। अच्छा, और ये पुनर्जीवन जिसको हम कह सकते हैं, और ये इसके पीछे जीआई का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जीआई ने प्रोटेक्शन दिया और बाद में प्रमोशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ गए, और जीआई को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं एकदम कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री जी का वडनगर से काशी आना जी जी ये सिर्फ संयोग नहीं है, वैसे भी वो गंगा पुत्र है, उन्हें प्रारब्ध है। जी जी, ये उनका प्रारब्ध था, ये उनके पूर्वजों के पुण्य का फल है कि किसी पीढ़ी में एक व्यक्ति वडनगर से चल के काशी पहुंचता है और यहाँ से देश की बागडोर संभालते हैं, और वो विश्व में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत और दूरदर्शी नेता के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं। तो हमें लगता है कि शायद जीआई उनके साथ में जुड़ा हुआ है, और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। जीआई के साथ देखिए, काशी में जो भी आएगा वो साड़ी खरीदेगा, वो पान खाएगा, बिल्कुल, वो चाय पिएगा, उसके बाद वो खिलौने को खरीदेगा, थोड़ा शौकीन है तो गुलाबी मीनाकारी खरीदेगा, और शौकीन है तो वो भदोई की कालीन खरीदेगा, मिर्जापुर की दरी खरीदेगा। ये सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है। या हाथी के अंदर, हाथी जो विदेशियों को आश्चर्यचकित करता है कि इसके अंदर बना कैसे होगा। तो ये जो पुनर्जीवन हुआ, शिल्प का पुनर्जीवन, कृषि का पुनर्जीवन, अब कौन जानता था। देखिए, बनारस से
भरा हुआ मिर्चे का अचार, जी जी। लाल पेड़ा, तिरंगी बर्फी, ठंडई, ये प्राचीन काल से लोग अपने साथ ले जाते रहे हैं। चिरेगांव के करौंदे का मुरब्बा या चिरेगांव करौंदे का अचार, अभी वो सब जीआई हो रहा है। क्या बात है, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल और रही है। यही बात है ना कि भारत सरकार में एपीडा के माध्यम से व्यापक स्तर पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें 2-3 संघ जो सरकार के विभाग हैं उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाया, जिसमें हम नाबार्ड को कहते हैं। अब 158 जीआई जो हमारे द्वारा 18 राज्यों में फैसिलिटेट किए गए, उसमें 130 में नाबार्ड ने सीधे सहयोग किया। उनके अलग अलग जो उनके राज्य के उनके ऑफिस है, क्यों किया? वो उत्पाद किसान से जुड़ा है, बुनकर से जुड़ा है, शिल्पी से जुड़ा है और उसकी आजीविका से जुड़ा है और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है। बीच में रोकूंगी और यही सवाल पूछूंगी, मैंने पहले भी ये प्रश्न किया था कि एक छोटा किसान या बुनकर कैसे प्राथमिक स्तर पे जोड़े खुद को जीआई से, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, मतलब वो कहाँ जाए? सबसे पहले जब जीआई का आवेदन फाइल होता है, जिसकी रजिस्ट्री है जीआई की रजिस्ट्री चेन्नई में, जीआई के दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। वही भूमिका हमारे जैसे लोगों की होती है, जो हमारी पूरी टीम है वो काम करती है। एक संस्था पंजीकृत होनी चाहिए जो आवेदन करेगी, कोई व्यक्ति आवेदन जीआई के लिए नहीं कर सकता है। ओके। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मेरिट के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के आधार पे जीआई ग्रांट होता है। अब जीआई ग्रांट होने के बाद उस उत्पाद को कहा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया, बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा अधिकार। अब वो सामान्य उत्पाद नहीं रहा, वो बौद्धिक संपदा में शामिल हो गया। अब जो बौद्धिक संपदा में शामिल हो गया, सरकारों को लगता है कि भाई ये भारत की बौद्धिक संपदा है। अब उसको बढ़ाने के लिए हैंडलूम है तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट है तो डीसी हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस, एमएसएमई का डिपार्टमेंट, डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये इन्होंने सपोर्ट किया। कृषि का उत्पाद है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, एक्सपोर्ट का काम करना तो पीडा, नाबार्ड ने ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रमोशन, मेला, प्रदर्शनी सहयोग करना शुरू किया। जैसे दिल्ली में अभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और वहाँ पे वो जीआई पवेलियन लगा हुआ है, 100 स्टॉल हैं पूरे देश भर से, डीपीआईटी ने सब। तो हमारे देश में कई किसान हैं जो जैविक खेती पे भी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रशेखर जी, उन्होंने काफी काम किया है जैविक खेती को लेकर और कर भी रहे हैं, बीजों को लेकर कर रहे हैं। तो क्या बीजों को इस श्रृंखला में शामिल किया जाए? मैं बताऊं आपको कि जो परंपरागत बीज हैं वो 100% जीआई है। हम आपको उदाहरण दें कि जब हम कहते हैं कि उत्तराखंड में पुरोला का लाल चावल या केरला में पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में नवारा राइस या हम कतरनी चावल बिहार की बात करते हैं, तो ये तो परंपरागत है ना जी। ये तो जो बीज है, हाइब्रिड बीज को जीआई नहीं मिल सकता है। अगर हाइब्रिड सीड है उसको जीआई नहीं मिलेगा। रिसर्च या किसी रिसर्च सेंटर से निकलने वाली किसी वैरायटी को जीआई नहीं मिलेगा। जीआई किसान की प्रजाति को, फार्मर्स को, लैंड रेस वैरायटी को जो परंपरागत है उसको संरक्षित, क्योंकि वैल्यू उसकी है, बिल्कुल उसी की वैल्यू है। अब बाद में तो वैज्ञानिकों ने तमाम जल प्लांट को लेकर के तमाम हाइब्रिड क्रिएट करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे नुकसान भी हुआ है। अब आज की तारीख में हम जब उड़ीसा में कोरापुट जिले के ट्राइबल एरिया के काला जीरा राइस की बात करते हैं जी। या मणिपुर के चखाओ की बात करते हैं जिसको ब्लैक राइस लोग बोलते हैं, ये परंपरागत है। या हम आसाम के जोहा राइस की बात करें, बोको राइस की बात करें, मैजिक राइस की बात करें, ये परंपरा है। या हम बासमती चावल की बात करते हैं जो दुनिया का सबसे प्रीमियम चावल है आज की तारीख में, तो उसकी भी परंपरा है। और वो भी 9 राज्यों को जीआई मिला हुआ है, जम्मू से लेकर के पंजाब का जो पूरा किनारे किनारे के सारे इलाके उसमें 9 राज्यों को मिला हुआ है। लेकिन एक सवाल और जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आता है कि जब हम जीआई टैग की बात करते हैं, जीआई टैग उत्पादन का नाम देता है, बेसिकली वो एक नामकरण है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार हम उसी नाम से दूसरे उत्पादन को ले आए, तो फिर उसमें कैसे सुरक्षा? हम बता रहे हैं आपको, फिर उसमें सुरक्षा लोगों को कैसे मिले? जीआई होने के बाद पार्ट बी में जीआई अथराइज यूजर का रजिस्ट्रेशन होता है। शब्द है जीआई अथराइज यूजर, जीआई अधिकृत। कौन टैग कौन यूज करेगा, टैग कौन लगाएगा? जो अथराइज्ड है, जो अथराइज है। अब अथराइज कौन है? अथराइज होने के लिए उस भूभाग में जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो ट्रेड कर रहा है, जो बना रहा है, वो जीआई अथराइज यूजर के लिए आवेदन करता है। अब देखिए लोग कहते हैं ना सरकार ने इतनी सहूलियत दिया कि पहले इसका बड़ा कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस था, बड़ा दिक्कत होती थी, किसान नहीं जा पाता था, शिल्पी नहीं या बुनकर नहीं। सरकार ने 10 रुपये फीस कर दिया, 600 रुपये से सीधे 10 रुपये फीस। अटॉर्नी को हटा दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी लगाना हटा दिया, नोटरी एफिडेविट हटा दिया।
एक सामान्य एक आधे पेज का फॉर्म है जिसमें किसान, शिल्पी, बुनकर खुद डिक्लेयर करता है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और एक प्रमाण लगा देता, आधार कार्ड, शिल्पी कार्ड, बुनकर कार्ड या किसान का कार्ड लगा दिया। अब जैसे बनास लंगड़ाम को जीआई मिल गया, तो कोई भी उत्पादक, चिरेगांव के करौंदे को मिल गया, कोई भी किसान उसको अपने प्रमाण लगा देगा, और लगाने के बाद वो सीधे जीआई रजिस्ट्री चेन्नई को भेज देता है। भेजने के बाद वहां से उसको एक टेम्पोररी नंबर अलॉट हो जाता है। 10 रुपए की फीस है, 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बना। हमारी संस्था तो अभी हम लोग लगभग 1700 लोगों को जीआई अथराइजर बनवा चुके हैं, और अभी 20 लाख से भी ज़्यादा बुनकरों को मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा पहुंचाया गया। अभी तक कितने लोगों को आपने देखिए जीआई अथराइज यूजर अभी तक वाराणसी से लगभग 2700 लोग। नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ। हम पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम 18 स्टेट में इस समय हमारी मतलब हम उनको सहयोग कर रहे हैं, उस समुदाय को सहयोग कर रहे हैं, उसमें आप लगभग चलिए कि 20 लाख लोगों को लीगल प्रोटेक्शन मिलने जा रहा है। ये 158 जीआई 13 उत्पादों की जो बात हो रही है, आपने 13 उत्पादों को जीआई टैग दिलवाया। 13 नहीं है, अकेले वाराणसी से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 16 जीआई उत्पाद हैं। 16 जीआई उत्पाद हैं। इस 16 जीआई उत्पाद में लगभग 10 लाख लोग लीगली प्रोटेक्ट हो चुके हैं, और पूरा वार्षिक कारोबार 20,500 करोड़ का है। 20,500 करोड़ का ये कारोबार है। तो ये जो वापस आने की परंपरा शुरू हुई, कायाकल्प जिसको हम कह रहे हैं, ये कायाकल्प काशी से शुरू हुआ है, और हमें लग रहा है कि ये लद्दाख तक पहुंच चुका है। कन्याकुमारी से भारत के कोने से दूसरे, लेकिन अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, राज्य आने, ये उड़ीसा, आसाम, अभी हमने आसाम में हाल में 8 जीआई को फैसिलिटेट लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जब आप जीआई के लिए इतना काम कर रहे हैं, और सरकार भी आपको एक प्रणेता के तौर पे देख रही है, जनक के तौर पे देख रही है, जनजातीय इलाकों के लिए क्या जन जागरूकता प्रोग्राम हम आपको बताएं कि हमने अभी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और बिहार और नहीं, ये जनजातीय बता रहा आपको, इन इलाकों में, और उड़ीसा, हमने कोरापुट का आपको उदाहरण दिया है कि ये वो इलाके हैं। या अभी हमको जब कुचई सिल्क, जो सरायकेला खरसवाड़ा का ट्राइबल इलाका झारखंड में, उसको जीआई फाइल हुआ है। तो अभी ट्राइफेड के साथ में ट्राइबल मिनिस्ट्री के तहत जो ट्राइबल एकदम ट्राइफेड ने हमको अपना एक तरह से वो कहते हैं साहब आप हमारे सीनियर एडवाइजर हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो लोक सेवा के लिए हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं, और हम कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, हम एक समाजसेवी हैं, लेकिन उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि आने वाले समय में 1 वर्ष के अंदर लगभग 100 ट्राइबल उत्पादों को जीआई फाइल करने का हमारा लक्ष्य है। क्या बात है, ये भविष्य की योजना है एकदम आने वाले समय में, और 100, और इसके लिए मात्र हमें 1 से 1.5 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि पूरा रोड मैप बन चुका है, डिपार्टमेंट्स के साथ में प्लानिंग हो चुकी है, और खाली यही नहीं हो रहा है कि जीआई कराना, पोस्ट जीआई का काम हो रहा है। जैसे अभी उत्तराखंड में आप जाएंगे, मुंशियारी का राजमा है, एप्पल आर्ट है, या चूरा ऑयल है, अब वहाँ पे अथराइजर बन रहा है, चाइना बॉर्डर के पास अथराइजर बन रहा है। लद्दाख की वुड कार्विंग को भी जीआई मिलने जा रहा है। अब वहाँ के लोग, वो जो वुड कार्विंग का काम करने वाले लोग हैं, और वो महोबा का पान, अब देखिए, महोबा के पान ने तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इतनी धूम मचाया हुआ है कि लोग पान के लिए बनारस को सोचते थे, और महोबा का जो पान है, या बिहार का जो मगही पान, ये, या अभी कलकत्ता है या उड़ीसा है, वहाँ के भी पान मशहूर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, या दक्षिण भारत के भी इलाकों के पान मशहूर हैं, लेकिन महोबा के पान ने तो क्रांति कर दिया है। और वो वाकई में एक बड़ा पुण्य का कार्य सरकार ने किया है कि महोबा के पान को वापस रिवाइव किया है जीआई होने के बाद में। तो एक बड़ा मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। और मैं बताऊं कि ये क्रांतिकारी बदलाव कानूनी बदलाव है, यही लीगल लोकल है। लेकिन ये कुछ ऐसा भी है कि शायद कुछ कानूनी समस्याएं इसमें है कि ये सिर्फ 10 सालों के लिए वैध होता है। असल में देखिए, इसकी वैधता 10 उसकी वैधता 10 साल के लिए है, लेकिन 10 साल बाद रिन्यूअल होता है, और रिन्यूअल करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। एथराइजर का भी 10 साल के लिए रिन्यूअल होता, रिन्यूअल प्रक्रिया आसान है। अभी डीपीआईटी जीआई रजिस्ट्री के साथ मिल करके जीआई के कानून में एक व्यापक बदलाव की तैयारी कर ली है, वो तैयारी हो चुकी है। जीआई के कानून में बदलाव की और सरलीकरण के लिए, समय कम लगे इसमें, इसके साथ साथ में पोस्ट जीआई के लिए
उसके लिए भी काम। जैसे जीआई महोत्सव का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया देश में, और काशी से वो उत्तर भारत का शुरू हुआ है, दिल्ली में भी वो चला वहाँ तो पवेलियन में। इसके बाद चारों रीजन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जीआई महोत्सव होंगे, फिर एक राष्ट्रीय जीआई महोत्सव होगा, और आने वाले समय में सरकार के कैलेंडर में ये हर वर्ष एक रेगुलर इवेंट हो जाएगा, और 5 वर्ष के बाद भारत के जीआई उत्पाद पूरी दुनिया में छाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात, पूरी दुनिया में छाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ यूरोप नहीं है, यूरोप है, अमेरिका है, और सरकार आने वाले समय में सेपरेट एचएस कोड बनाने की बात कर रही है, क्या बात, सेपरेट सपोर्ट करने की बात कर रही है, और तभी जा करके बड़े पैमाने पे शिल्पियों को, बुनकरों को, किसानों को, महिलाओं को, अब जीआई से में भूमिहीन महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके पास जमीन रहे न रहे, उनका वो सामान उत्पादन कर रही हैं, वो सामान उनका बिक तो रहा ये है। बनारस का सौभाग्य है कि डॉक्टर रजनीकांत बनारस में है और यहाँ के शिल्पकारों को और बुनकरों को ज्यादा लाभ पहुंच रहा है बजाय दूसरे हार्टलैंड में। नहीं, बहरहाल ये तो मैंने मजाकिया तौर पे लेकिन ये मैं बात आपको बताऊं ईमानदारी से जी जी कि बनारस का सौभाग्य ये है जी कि यहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जी मोदी जी। जी दूसरा सौभाग्य ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरे मनोयोग से काम कर रहा है, और आज की तारीख में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो यह जो पूरी की पूरी मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को कम से कम 20 जीआई के नाम उनको याद हैं। क्या बात है। और गोरखपुर टेराकोटा को जब जीआई मिला, गोरखपुर का पहला जीआई उत्पाद है, तो उन्होंने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को और गोरखपुर के लोगों को बधाई दिया। और वह तो चाहे गुलाबी मीनाकारी हो, या सॉफ्ट स्टोन जाली का क्राफ्ट हो, या मेटल रिपोजी का क्राफ्ट हो, या लकड़ी खिलौने हो। हमारे प्रधानमंत्री भी जब विदेशों में जाते हैं तो शायद वैसा ही कुछ प्रधानमंत्री जी तो लगभग या तो जीआई उत्पाद लेके जाते हैं, क्राफ्ट लेके जाते हैं, या होने वाले जीआई लेके जाते हैं। अभी G7 के देशों में, फिर अभी बाली के G20 समिट में, और 2015 से ही इस तरीके से वो एक ब्रांड एम्बेसडर 2015 से ही हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि हमारे असली जीआई के ब्रांड एम्बेसडर तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हैं, और जो पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। और उनके समय में ये जो डिजिटल क्रांति हुई, जी जी, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, उसने इतनी बड़ी भूमिका निभा दिया कि जिनके पास में खाते नहीं थे, अब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब उसका अगर अकाउंट नहीं होता तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे आता? डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होती तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे आता? यानी कुल मान के हम ये चले कि जो बनारस के साड़ी बुनकर हैं वो पुनर्जीवित हो गए। बिल्कुल, साड़ी नहीं, सिर्फ साड़ी नहीं, सभी, बल्कि बहुत सारे सभी क्राफ्ट के। ये थे डॉक्टर रजनीकांत, एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता और बुद्धिजीवी। तो हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर रजनीकांत जी से, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, बहुत डिफरेंट मसले पे इन्होंने अपनी राय रखी, जीआई टैग को लेकर बहुत हमें जानकारियाँ दी। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति करें, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि जीआई के लिए और जीआई के क्षेत्र में इतना सारा इन्होंने काम किया है, उसकी महती उपलब्धियों के लिए सरकार ने इनको पद्मश्री दिया है। राष्ट्र के नाम, देश के नाम और हमारे शिल्पकार बंधुओं के नाम इनके क्या संदेश होंगे वो भी हम लेंगे, और इनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले ये क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। हमने जैसे बीच में भी कहा था कि जीआई भारत की आत्मा है जी, भारत की सोने की चिड़िया है। हमको इन सारे प्रयासों के साथ जब इसको आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 से 10 वर्ष के अंदर भारत पूरी दुनिया में इस सोने की चिड़िया के गौरव को फिर से प्राप्त करेगा, और भारत के शिल्पी, बुनकर, किसान, महिलाएं अपने परचम को पूरी दुनिया में लहराएंगी। और हमें लग रहा है कि शायद तभी विश्वगुरु का जो प्राचीन सपना रहा है, जो पहले रहा है, वो आने वाले समय पूरा होगा, और जिसमें जीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। युवाओं के लिए और जो युवा शिल्पकार हैं, युवा काश्तकार हैं, युवा बुनकर हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्या वो अपना धैर्य कैसे बनाए? इस पूरे देश के युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप जीआई के उत्पादों को खरीदें, जीआई टैग देख करके खरीदें, जीआई के नंबर को देख के खरीदें, गर्व के साथ खरीदें, और जो उसको बनाने की विधा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आग्रह है कि आने वाला समय आपका है। पूरी दुनिया में जो आप बनाएंगे या बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकता है। आप ही के उत्पाद पूरी दुनिया में छाने की तैयारी में है। आप अपने विधा में बचे रहें, लगे रहें, वो चाहे किसान हैं, शिल्पी हैं, बुनकर हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है,
और आपके उत्पाद का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हजारों साल पहले जो संस्कृति थी, आने वाले समय में वही फिर से होने जा रही है। इसलिए आपको धैर्य रखना है और आपको इस विकास की मुख्यधारा के साथ में निरंतर जोड़ करके चलना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये थे डॉक्टर रजनीकांत और हमने बहुत सारे बिंदुओं पे इनसे बातचीत की। इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, हमारा एक लास्ट सेगमेंट होता है जिसमें हम 2-4 क्वेश्चंस लेते हैं और बहुत क्विक आंसर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड, जिसमें हम सिर्फ एक शब्द में इनसे जवाब लेंगे। शायद आप तैयार हैं उस रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन के लिए? हमारा पहला सवाल शुरू करें। हाँ। आपकी प्रिय पुस्तक? हमारी प्रिय पुस्तक वेद। आपके प्रेरक? हमारे पिताजी। आपके पिताजी की एक सूक्ति वाक्य? इस क्षेत्र में जब हमने काम करना शुरू किया तो पिताजी ने यही कहा था कि जो भी करना समाज के और राष्ट्र के गौरव के लिए करना। एक स्वप्न जिसे आप पूरा करना चाहते हो? आने वाले समय में फिर से भारत की सोने की चिड़िया को पुनर्जीवित करना जीआई के माध्यम से। क्या बात है। प्रिय पर्यटन स्थल? प्रिय पर्यटन स्थल कहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि भारत इतनी विविधता वाला देश है और जहाँ पे कि अलग अलग इलाकों में जब आप जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम अगर पहली पसंद अगर हमारी कहीं होती जाने की जो है तो हम शिरडी जाना पसंद करते हैं, चाहे उसको जिस भी रूप में कहता है लोग स्वीकार करें, वो हमारे लिए अत्यंत प्रिय स्थान। काशी के बाद शिरडी। प्रिय व्यंजन? जो भी देसी खान पान है वो है, लेकिन बाटी चोखा सबसे प्रिय है। क्या बात है। आप बनारस के मानस पुत्र हैं, बनारस के लिए एक अभिलाषा जो आप चाहते हैं? काशी का गौरव फिर से पूरी दुनिया में जिस तरह बढ़ रहा है उसी तरह बढ़ता रहे। यह शिव का शहर है, यह शिव के समाजवाद का शहर है, जहाँ पे वो सबको लेके साथ चले हैं। तो यही सिर्फ अभिलाषा है कि यह शहर पूरी दुनिया को साथ लेके चलता रहे और उसी को आगे बढ़ाता रहे। जिस मिट्टी ने आप जैसे लाल को दिया है, उस मिट्टी के लिए कोई एक अभिलाषा, एक स्वप्न, उस गांव के लिए कुछ करना चाहें? उस गांव ने जो प्रेरणा हमें दिया है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, उस गांव के लिए पूरा जीवन समर्पित है। उस गांव की युवा पीढ़ी जहाँ भी जिस भूभाग में भी रहे जो है वो आगे बढ़ती रहे, तरक्की करती रहे, ये शुभकामना है। राष्ट्र के नाम एक संदेश? भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रैपिड राउंड क्वेश्चन में ये सफल रहे और ये थे डॉक्टर रजनीकांत जी, जीआई टैग के मसीहा, जनक। बहुत बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ट्राइफेड के साथ जुड़े हैं, जनजातीय क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ, उत्पादों के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और जीआई टैग दिलवाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे देश में और भी ऐसे लोग आते रहेंगे जो हमारे समाज के गरीब तबके से जुड़ के, भूमिहीन किसानों और महिलाओं और बच्चों से जुड़ के काम करते रहेंगे। मैं इस अपेक्षा के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी कि हमारे देश में और भी रजनीकांत पैदा हो और जो इनकी पूरी एक इस परंपरा को कायम रखे, जिस परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत आभार आपने आपका। हमें समय बहुत दिया आभार। और जीआई के बारे में इतना कुछ बताया। थैंक यू। बहुत आभार।